हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 20 जुलाई को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर है और आपके पेपर का नेम है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, ये क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रही हूँ। इसमें मैंने आपके अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको अति लघु क्वेश्चन कराऊंगी। ये आपकी ज्वाला क्लासेस की फर्स्ट क्लास है और अभी इसके आगे भी क्लास आएंगी, तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको अति लघु क्वेश्चन कराऊंगी और देखिए उसमें कितने तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, आप पढ़ लीजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन पहले से आता है तो आप वीडियो को वहाँ पे स्किप कर दीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो आप देख लीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन मैं आपको अति लघु में कराऊंगी, देख लीजिए। 20 क्वेश्चन हैं आपके। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है इसमें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका क्या है। तो आंसर देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। इसमें देश के अंदर होने वाले उत्पादन के साथ साथ विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल की जाती है। सरल शब्दों में जीएनपी ये बताता है कि किसी देश के लोगों ने एक वर्ष में कुल कितना उत्पादन किया है और कितनी आय प्राप्त की है। ये किसी देश की आर्थिक स्थिति और विकास को मापने का एक महत्वपूर्ण साधन है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, खुली अर्थव्यवस्था क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसका आंसर देखिए, खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें किसी देश का अन्य देशों के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध होता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात, विदेशी निवेश और पूंजी का आदान प्रदान शामिल होता है। उदाहरण के लिए भारत अन्य देशों से तेल आयात करता है और कई वस्तुओं का निर्यात करता है। इसमें आगे देखिए, खुली अर्थव्यवस्था से व्यापार बढ़ता है और विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हरित लेखांकन क्या है। अब इसका आंसर देखिए, हरित लेखांकन वह प्रणाली है जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को होने वाली हानि का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगल, जल और खनिजों के उपयोग तथा उनकी क्षति को आर्थिक गणना में शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास करना है। ये सतत विकास को बढ़ावा देता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, से का बाजार नियम क्या है। आंसर देखिए, से का बाजार नियम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जीन बैप्टिस्ट से, ये पूरा नाम है इनका, इनके द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। इसका अर्थ है कि जितना उत्पादन किया जाता है उतनी ही मांग उत्पन्न हो जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य स्थिति में अर्थव्यवस्था में अधिक समय तक बेरोजगारी नहीं रहती। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने इस नियम का समर्थन किया है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, समग्र मांग फलन क्या है। आंसर देखिए, समग्र मांग फलन अर्थव्यवस्था में कुल मांग और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध को दर्शाता है। इसमें उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात शामिल होते हैं। जब लोगों की आय बढ़ती है तो सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ती है। समग्र मांग फलन से ये समझने में सहायता मिलती है कि आय में परिवर्तन होने पर कुल मांग में कितना परिवर्तन होगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पूंजी की सीमांत क्षमता क्या है। आंसर, पूंजी की सीमांत क्षमता से आशय किसी नई पूंजी वस्तु से भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभ की अपेक्षित दर से है। सरल शब्दों में समझे तो ये बताती है कि किसी मशीन या निवेश से कितना लाभ मिलने की संभावना है। यदि पूंजी की सीमांत क्षमता अधिक होती है तो निवेश बढ़ता है। कीन्स ने निवेश के सिद्धांत में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार क्या है। आंसर देखिए, मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां अल्पकालीन धन और ऋण का लेन देन किया जाता है। इसमें बैंक, वित्तीय संस्थाएं और अन्य संस्थान भाग लेते हैं। यहाँ एक वर्ष से कम अवधि के लिए धन उधार दिया और लिया जाता है। मुद्रा बाजार ब्याज दरों और मुद्रा की उपलब्धता को प्रभावित करता है। ये देश की वित्तीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बैंक साख क्या है, यानी कि बैंक क्रेडिट। आंसर देखिए, बैंक साख का अर्थ है बैंकों द्वारा व्यक्तियों, व्यापारियों और संस्थाओं को दिया गया ऋण। बैंक जमा धन का एक भाग ऋण के रूप में
ऋण के रूप में देकर साख का निर्माण करते हैं। बैंक साख से व्यापार, उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलता है। यदि बैंक अधिक ऋण देते हैं तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, लेकिन अधिक साख से महंगाई भी बढ़ सकती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, व्युत्पन्न मांग क्या है? आंसर देखिए, व्युत्पन्न मांग वह मांग होती है जो किसी अन्य वस्तु या सेवा की मांग के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए कपड़ों की मांग बढ़ने पर कपड़ा बनाने वाले श्रमिकों और मशीनों की मांग बढ़ जाती है। यहाँ श्रम और मशीनों की मांग कपड़ों की मांग से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, वास्तविक आय क्या है? आंसर देखिए, वास्तविक आय से आशय उस आय से है जिसकी गणना कीमतों में परिवर्तन को ध्यान में रखकर की जाती है। इसमें महंगाई के प्रभाव को हटा दिया जाता है। वास्तविक आय यह बताती है कि व्यक्ति अपनी आय से वास्तव में कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता है। ये लोगों के वास्तविक जीवन स्तर को समझने का बेहतर माध्यम होती हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ बताइए। आंसर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं। इसमें देश के अंदर और विदेशों से प्राप्त आय दोनों को शामिल किया जाता है। ये देश की आर्थिक प्रगति और उत्पादन क्षमता को मापने का एक महत्वपूर्ण सूचक है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विनियोग क्या है? आंसर देखिए, प्रेरित विनियोग वह निवेश है जो आय और मांग में वृद्धि के कारण किया जाता है। जब लोगों की आय बढ़ती है और वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उत्पादक उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक निवेश करते हैं। ये निवेश आय के स्तर पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे आपका प्रेरित विनियोग कहा जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। आंसर देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, मुद्रा, आर्थिक विकास और सरकारी नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ये बताता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है और उसे बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, यानी कि MPC। आंसर देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ है अतिरिक्त आय का वह भाग जिसे व्यक्ति उपभोग पर खर्च करता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। माना किसी व्यक्ति की आय पहले 1000 रुपये थी, 100 रुपये की उसमें बढ़ोतरी हो गई, तो जो ये 100 रुपये बढ़े उसमें वो 80 रुपये खर्च कर देता है। तो MPC कैसे निकालेंगे? 80 में आप 100 का भाग दीजिए तो 0 से 0 कट जाएगा। अब कितना आएगा आपका? 0.8। तो ये जो 0.8 है यही आपका MPC कहलाता है। फिर आपका इसमें आगे है, MPC आपका बताता है कि आय बढ़ने पर उपभोग में कितना परिवर्तन होता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए। तो पहले मैं आपको इसको सरल भाषा में एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ कि मुद्रास्फीति है क्या। तो मान लीजिए किसी शहर में 1000 लोग हैं और वो सभी एक नया फ़ोन खरीदने चले गए हैं, लेकिन मार्केट में सिर्फ 500 मोबाइल ही हैं। तो अब क्या होगा? मोबाइल की मांग बढ़ेगी और मोबाइल कम पड़ जाएंगे। तो दुकानदार पता है क्या करेगा? सारे फ़ोनों की कीमत बढ़ा देगा। तो यही जो है यही आपका क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। इसका मतलब ये है कि जब खरीदने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं और सामान कम पड़ जाए तब उसकी जो कीमत बढ़ा दी जाती है, यही आपकी कहलाती है मुद्रास्फीति। अब आप देखिए कि आप लिखेंगे कैसे। इसका आंसर देखिए, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। अब क्रय शक्ति का यहाँ मतलब ये है, देखिए विक्रय माने क्या होता है? बेचना, और क्रय माने होता है खरीदना। जब किसी वस्तु की कीमत 2 गुनी कर दी जाएगी या कुछ भी उसकी कीमत बढ़ा दी गई तो ऑलरेडी लोग उसको कम खरीदने लगते हैं। तो यही यहाँ पे मतलब है कि खरीदने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि समान धनराशि से पहले की तुलना में कम वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। महंगाई के कारण लोगों के जो जीवन यापन है उसकी लागत बढ़ जाती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ब्याज दर से आप क्या समझते हैं? आंसर, ब्याज दर वह दर है जिस पर उधार लिए गए धन के बदले में अतिरिक्त धन का भुगतान किया जाता है। सरल शब्दों में समझे तो पैसा उधार लेने की कीमत को ब्याज दर कहते हैं। बैंक ऋण देते समय ब्याज लेते हैं और जमा धन पर ब्याज देते हैं। ब्याज दर निवेश, बचत और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। ब्याज दर ये होता है जैसे बैंक से जब आप उधार लेते हैं, जैसे आपने 1000 रुपये बैंक से लिया तो बैंक आपको क्या कहती है? 1000 रुपये दे तो देगी लेकिन वो आपसे महीने में 4 रुपये ब्याज देने लगती है।
उसी तरीके से जब आप बैंक में 1000 रुपये जमा कर देते हैं तो बैंक आपको 4 रुपये ब्याज देती है। सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रही हूँ। तो यही जो आपको 4 रुपये मिल रहे हैं यही आपका क्या कहलाता है, ब्याज दर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी को परिभाषित करिए। आंसर, बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति काम करने की इच्छा और योग्यता रखता है लेकिन उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता है। बेरोजगारी से व्यक्ति की आय कम होती है और देश के संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार हैं आपका खुली बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हस्तांतरण भुगतान क्या है। आंसर देखिए, हस्तांतरण भुगतान वह भुगतान है जिसके बदले में कोई वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं की जाती। सरकार द्वारा पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता आदि इसके उदाहरण हैं। यानी कि आपको रुपए दिए जाते हैं लेकिन उस रुपए के बदले में आप कोई काम नहीं कर रहे होते। इसमें धन एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति को बिना किसी प्रत्यक्ष उत्पादन के दिया जाता है। इसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, त्वरक से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए, त्वरक सिद्धांत के अनुसार उपभोग या मांग में वृद्धि होने पर निवेश में उससे अधिक वृद्धि हो सकती है। जब वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उत्पादक उत्पादन बढ़ाने के लिए नई मशीनें और पूंजी लगाते हैं। इससे निवेश में तेज वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को त्वरक प्रभाव कहा जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस आपका 0.5 है तो निवेश गुणक का मान बताइए। आंसर देखिए, निवेश गुणक और सीमांत बचत प्रवृत्ति में आपस में संबंध होता है कि ये आपस में व्युत्क्रम होते हैं, यानी कि K बराबर 1/MPS। अब आपको एमपीएस की वैल्यू कितनी दी है, 0.5, तो आप लिखेंगे 1/0.5। अब आप भाग दीजिए तो आप जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 0 और 5 दूनी आपका 10 होता है। तो K बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। यही आपका आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी क्वेश्चन। ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। अभी इसके आगे आपके लघु उत्तरी क्वेश्चन भी है, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि यस मैम मुझे चाहिए, तो मैं इसके आगे भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। आप लोग ये खुद भी देख लीजिए कि मैंने टाइप किया है, ये आपकी लघु उत्तरी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने टाइप कर लिए हैं, आप देख लीजिए, आंसर भी सबका लिखा हुआ है। बस मैंने सिर्फ इसलिए अपलोड नहीं किया कि ऐसा ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो, आपको ये समझ में भी ना आए मेरा पढ़ाने का तरीका। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।